श्याम सुंदर जी का बेटा था आदित्य और उसकी पत्नी थी रूपाली। जैसा नाम वैसे ही दिखने में बहुत सुंदर। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। श्याम सुंदर जी की पत्नी कौशल्या का रंग सांवला होने की वजह से श्याम सुंदर जी की इकलौती बेटी सलोनी भी सांवली थी। कहने को तो सलोनी की भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से कोई भी लड़का रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रहा था और इसी वजह से सलोनी के दिल में अपनी गोरी चिट्टी भाभी के लिए हमेशा एक नफरत वाली भावना रहने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह जब रूपाली नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो अपने सामने उसने सलोनी को खड़े हुए देखा। अरे क्या हुआ, बाथरूम के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, आपके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मुझे भी तो नहाने जाना है। नहाने जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन देखो वहाँ बाथरूम में ना मेरा महंगा वाला फेस वॉश रखा है, उसे यूज़ मत करना। आपको क्या लगता है महंगा वाला फेस वॉश सिर्फ आपके पास ही है? मैं भी कल मार्केट से नया फेस वॉश और नई क्रीम लेकर आई हूँ। मुझे आपकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम कितने भी फेस वॉश और क्रीम लेकर आ जाओ, रहोगे तो वैसी ही जैसी अभी हो। अपने गोरे रंग पर बड़ा गुमान है ना आपको? होगा क्यों नहीं, अपने आप को देखो, एक भी लड़का तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा और तुम्हारा भाई आदित्य मेरे पीछे दीवानों की तरह घूमता है। अपनी भाभी की कड़वी बातें सुनकर सलोनी चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और बाथरूम में जाकर अपनी भाभी से बदला लेने के लिए अपनी भाभी का फेस वॉश पूरा का पूरा ज़मीन पर फैलाकर ख़त्म कर देती है। देखती हूँ, बहुत इतरा रही थी ना, गोरा रंग, महंगा फेस वॉश। इससे आज इस बाथरूम की सफाई होगी, वो भी रगड़ रगड़ कर। कुछ देर बाद, मम्मी जी बाथरूम में मेरा फेस वॉश रखा हुआ था, आपने देखा क्या? सारा दिन अपने चेहरे पर भगवान जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती रहती हो, अब कौन सा फेस वॉश खो गया तुम्हारा? जाकर रसोई में खाना तो बनाया नहीं जाता, सारा दिन लाली लिपस्टिक में ही बीत जाता है इसका। मम्मी जी आप बात को घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए, ये बताइए क्या आपने मेरा फेस वॉश लिया है? अरे तुम्हारी सास तुम्हारा फेस वॉश लेकर क्या करेगी बेटा? बेचारी का रंग बचपन से ही सांवला है, कितनी क्रीम लगा लगा कर ख़त्म कर दी, इसका कुछ नहीं होने वाला। वो तो भला है आदित्य मुझ पर गया है, मेरी तरह गोरा है, इसलिए घर में तुम्हारे जैसी गोरी चिट्टी बहू आ गई। अब बेचारी सलोनी को देखो, उसका रिश्ता ही कहीं पक्का नहीं हो पा रहा। आपको अपने और अपने बेटे के गोरे रंग पर बहुत घमंड है ना, और ऊपर से ये सलोनी भी आ गई। अब तो पूरी की पूरी टीम खड़ी हो गई है तुम गोरे लोगों की। हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब देखना, जब मेरे और आदित्य के बच्चे होंगे ना, एकदम गोरे चिट्टे पैदा होंगे और इस घर से काले रंग का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हाँ बस सलोनी जल्दी से शादी होकर चली जाए। शादी होकर चली जाए क्या मतलब? अरे जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाली। अच्छा मम्मी जी वो सब बातें छोड़िए, जल्दी से बताइए मेरा फेस वॉश कहाँ पर है? अरे कितनी बार बताऊं, मुझे नहीं पता, जाकर दूसरा खरीद लाओ। तभी वहाँ पर सलोनी आती है। क्या हुआ भाभी, क्या खो गया जो आप मम्मी के पीछे पड़ी हो? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने ही मेरा फेस वॉश चुराया है। अरे मैं उसे चुरा के क्या करूँगी? कौन सा उसे लगाकर मेरा रंग गोरा हो जाएगा? भाभी कुछ नहीं होने वाला आपका, आप दूसरा खरीद लाइए ना। रूपाली वहाँ से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन दोपहर के वक्त, रूपाली सलोनी दोनों बाहर आओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ शॉपिंग करके लाया हूँ। ऑफिस के टूर से बाहर गया था, सोचा अपनी बहन और बेबी के लिए कुछ लेकर जाता हूँ। सच में भैया, बताइए क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए? जल्दी से बताएं ना आदित्य, मुझे आपका गिफ्ट देखना है। ये देखो, वहाँ पर ना ये कढ़ाई वाले कुर्ते बहुत सुंदर मिल रहे थे, मैं 2 रंग में ले आया हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो, क्योंकि तुम दोनों का साइज तो एक ही है। अरे वाह भैया, मुझे ना ये ब्लैक वाला बहुत पसंद है, एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर भी है ना, और ये गुलाबी वाला कुर्ता भाभी पर अच्छा लगेगा। कैसी बात कर रही हो तुम सलोनी? तुम्हारा खुद का रंग इतना डार्क है और ऊपर से काला कुर्ता पहनोगी?
समझ में ही नहीं आएगा कि कपड़े कहाँ हैं और तुम्हारी स्किन कहाँ है। सुना आपने भैया, आपकी बीवी मुझे कैसे ताने मार रही है। खुद इतनी गोरी चिट्टी है ना, इसलिए किसी को कुछ समझती ही नहीं है। अरे तुम दोनों ने झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? मैं तो जानबूझकर एक ब्लैक और एक पिंक लेकर आया था ताकि जिसको जो पसंद आए वो रख ले। वैसे भैया, भाभी ठीक ही कह रही है। उनको ना काले रंग वाला कुर्ता दे ही दीजिए। चलता फिरता ब्लैक एंड वाइट टीवी नज़र आएंगी, सफ़ेद रंग और काले कपड़े। मैं ये गुलाबी वाला पहन लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? मैं ब्लैक कलर पहन के ब्लैक एंड वाइट टीवी नजर आऊंगी? अरे बहुत खूबसूरत लगूंगी। मेरे गोरे दूध जैसे रंग पर काला रंग देखना कैसे खिलकर आता है। सलोनी ने गुलाबी वाला कुर्ता उठाया और वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी भाभी को एक ताना मार दिया। तो फिर जाओ ना, घूमो ना ब्लैक एंड वाइट टीवी बनकर। आदित्य अपनी पत्नी और अपनी बहन को इस तरह लड़ते देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आता था कि इन दोनों के बीच का झगड़ा कैसे ठीक किया जा सकता है। अगले दिन सुबह के वक्त, आदित्य बेटा, सलोनी की शादी की उम्र निकलती जा रही है। अभी तक उसे कोई लड़का भी नहीं मिला। अभी तुम ही कुछ करो बेटा। पापा, सलोनी पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है, सब कुछ अच्छा है, बस उसके रंग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सांवली लड़कियों की इस दुनिया में शादी ही नहीं होती। हाँ बेटा, तुम खुद इसका उदाहरण हो। अब देखो, मैं इतना गोरा हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ जैसी सांवली लड़की से शादी कर ली ना। अब हमारी बेटी की भी शादी हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पापा प्लीज़, आप ये सब बातें मत किया कीजिए। मैं ऑलरेडी रूपाली की बातें सुनकर परेशान हो गया हूँ। उसे भी अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड है। और पापा, ये मेरी माँ है और सलोनी मेरी बहन। मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे लिए गोरा और सांवला रंग कोई वैल्यू नहीं करता। तो तुम भी किसी काली लड़की से शादी कर लेते। फिर तुमने रूपाली को क्यों पसंद किया? पापा, रूपाली को मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि उसकी नेचर अच्छी है। बस सलोनी के साथ उसके झगड़े के अलावा उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जानता हूँ धीरे धीरे वो इस बात को भी समझ जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रसोई में काम करते वक्त कढ़ाई से गर्म तेल के छींटे रूपाली के चेहरे पर पड़ जाते हैं। इसकी वजह से रूपाली के चेहरे पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरा इतना सुंदर चेहरा खराब हो गया। पता नहीं कभी ये ठीक होगा कि नहीं। भाभी, वैसे तो मैं हमेशा आपसे झगड़ा करती रहती हूँ और आपके गोरे रंग को लेकर और बाकी सारी बातों की वजह से, लेकिन आप प्लीज़ रोइए मत, आपका चेहरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे सलोनी, देखो ना कितने दाग पड़ गया। अरे भाभी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जानती है, मैंने एक बार एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक लेप बनाना सीखा था, जिसकी मदद से 10 दिन के अंदर ही आपके चेहरे के दाग पूरी तरह मिट जाएंगे। और हर दिन मैं आपको वो लेप बनाकर दे दूंगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सलोनी के बनाए हुए लेप से रूपाली का चेहरा फिर से चांद की तरह खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर रूपाली खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सलोनी के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे सांवले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन अब नहीं। मैं समझ गई हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। कोई बात नहीं भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं भी जानबूझकर आपकी कॉस्मेटिक्स फेंक देती थी और ख़राब कर देती थी। मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद रूपाली और सलोनी के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ और रूपाली ने सलोनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाई। श्याम सुंदर जी को अब अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या से माफ़ी मांग ली और आदित्य ये सब देखकर बहुत खुश था। सौम्या एक स्टाइलिश और स्मार्ट लड़की थी। उसकी शादी रितेश से होती है। ज्यादातर बहुएं सास से परेशान होती है, लेकिन सौम्या अपनी ननद से। कैसे? चलिए देखते हैं। भाभी, ये क्या पहना है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया? दीदी, ये लाइफस्टाइल का है। ऐसे और भी थे वहाँ कई कलर्स में। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। मैं भी यही खरीद कर लाऊंगी। सौम्या क्या कहती? अब बगल वाले के घर की पार्टी में ननद भाभी एक ही कपड़े में। क्या बात है। थान से कपड़ा कटवाया है क्या? सस्ता पड़ा होगा तभी। अरे नहीं नहीं,
ये तो लाइफस्टाइल का है, मैंने लिया तो भाभी को भी पसंद आ गया। अरे दीदी, मेरी तो मजबूरी थी इसे पहनना। नई शादी हुई है तो डार्क रंग पहनना था, आप कुछ और पहन लेती। अब देखिए लोग मजाक बना रहे हैं। अरे चुप कर, क्यों मेरी बेटी कुछ और पहने, उसकी उम्र है पहनने ओढ़ने की। क्या करती सौम्या, चुप रहने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। एक दिन, अरे ज्योति, ये ईयररिंग तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आ गई? अरे भाभी, ये मेरी है, आप अपनी अलमारी में देख लीजिए, वहीं होगी। ओ, माफ करना, दरअसल ऐसी ही मेरे पास भी है। हाँ भाभी, मुझे पता है, आपने पहना था ना, मैंने आपकी देखकर ही तो खरीदी थी ये नई वाली। लेकिन मुझे वो काफी दिनों से नहीं मिल रही है। है तो क्या बोलना चाहती है कि मेरी बेटी ने चोरी कर ली? चोर है मेरी बेटी। अरे अगर ले भी लिया तो क्या हो गया, ननद है वो तेरी, और हमारे यहाँ तो ननद भाभी के बक्से से जो चाहे वो ले सकती है। अरे माँ जी, मैं क्यों ज्योति को चोर बोलूंगी? वैसे भी जो चीज मेरे पास होती है वो वैसा ही खरीद कर ले आती है। अब ये क्या बात होती है, मजाक अलग बन जाता है। अरे लोगों का तो काम बोलना है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्या उन लोगों के चक्कर में मेरी बेटी पहने ओढ़े भी ना क्या? माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब एक घर में दो लोग एक जैसे कपड़े पहनकर घूमेंगे तो क्या होगा? तो भाभी मैं कहाँ जाऊं? आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं घर से निकल जाऊं? हे भगवान, इस लड़की को आए कुछ दिन नहीं हुए और इसने ननद को घर से निकालने की बात कह डाली। अरे भला हो भाई तुम्हारे संस्कार का। सौम्या को संस्कार की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे कैसे संस्कार की बात कर रही हैं आप? बात का कोई और मतलब निकालकर झगड़ा करना मुझे नहीं आता। दुनिया में इतने रंग, इतने डिजाइन और इतने ब्रांड्स हैं, लेकिन नहीं जी, आपकी बेटी को तो वही नकल करनी है जो मैं पहनूं। तभी वहां सौम्या का पति आ जाता है। अरे क्या कहानी घर घर की खेल रहे हो तुम लोग? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। जोकर जैसे कपड़े पहनो और अपनी बात रखने पर सबकी सुनो। यार, ये क्या लाइफ दे दी तुमने। हाँ, छोटों को छोटा ना समझो, हर बात पर लड़ो, बातें सुनाओ और घर से निकाल देने की धमकी भी दो। अरे ये कैसी बहू दी तूने हमें बेटा। हे भगवान, मैं तो गलत ही लोगों के बीच आ गया। तुम लोग अपना देखो, इस लड़ाई को तो साक्षात ब्रह्मा भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो तुझसे किसने कहा कि ब्रह्मा बनकर आ जा? जा अपना काम कर। बहुत बोलने लगी है तू। तेरी तो शादी करवा कर घर से भगाता हूं। ये बोलकर बेटा चला जाता है। अरे वाह भाई वाह, भाभी ने तो भाई के अच्छे से कान भर दिए है। अब वो भी घर से निकालने की बात कर रहा है। अरे देखती हूँ कौन निकालता है तुझे। घर मेरा है और जो मैं चाहूँ वैसा ही होगा यहाँ। सौम्या भी जाते जाते कहती है, हाँ हाँ, जो मर्जी करना है करो, लेकिन बस नकल मत करो। मेरे जैसे कपड़े, मेरी जैसी ज्वेलरी, मेरी जैसी हेयर स्टाइल, अरे अपना ओरिजिनल भी तो कुछ रखो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन ज्योति जी बदलने का नाम ही नहीं लेती। वो तो हर हमेश भाभी की पूरी नकल ही करती रहती है। एक दिन, माँ, अरे ओ माँ, बहुत अच्छी खबर है। ज्योति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी से उसे तैयार कर दो। और सौम्या, तुम कुछ अच्छा सा खाना बना दो, वो लोग आते ही होंगे। थोड़ी देर में घर की बेल बजती है और गौरव अपने माँ बाप के साथ ज्योति को देखने आ जाता है। लेकिन ये क्या, वहां तो ज्योति बिल्कुल सौम्या के जैसे कपड़े और स्टाइल करके खड़ी होती है। ये है मेरी बेटी ज्योति, नमस्ते करो। सौम्या और ज्योति एक साथ नमस्ते करते हैं। लड़का सौम्या को ज्योति समझकर उसे देखने लगता है। जल्द ही खाना पीना खाकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे खाना बहुत पसंद आया है। सारा खाना ज्योति ने ही बनाया है। अरे वाह,
मैंने तो खाना खाकर ही सोच लिया था कि लड़की जो इतना अच्छा खाना बना लेती है वो कितनी अच्छी होगी। हमें रिश्ता मंजूर है जी। मुझे तो पता ही था कि आप लोगों को हमारी ज्योति पसंद आ जाएगी। बेटा ज्योति, पैर छुओ अपनी होने वाली सासू माँ के। लेकिन जैसे ही ज्योति गौरव की माँ के पैर छूती है, गौरव चिल्ला पड़ता है, अरे मुझे ये नहीं, वो पसंद है। अरे लेकिन वो तो मेरी बीवी है। तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? और ये क्या तरीका है? दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दिए। मुझे भी वही पसंद है। अरे लेकिन वो तो मेरी बहू है। मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा माँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर इसी से कराएंगे तेरी शादी। अरे लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। अरे चुप कर, बीच में ना बोल। और ज्योति, तुझे तो मैं बताती हूँ, भाभी की नकल करने के चक्कर में इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। हाँ माँ, मैं समझ गई। अब से मैं कभी भाभी की नकल नहीं करूँगी। बस मेरी शादी गौरव से करवा दो। और कर लो नकल। बोलो तो मैं कर लूँ शादी। शीतल बड़े परिवार से शादी करके शांतनु के घर आई थी। शीतल के पिताजी शहर के बड़े नाम वाले लोगों में से थे, मगर शीतल की परवरिश उन्होंने इतने अच्छे से की थी कि शीतल पर अपने पिताजी के पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। शीतल ससुराल में हमेशा शालीनता से रहती और ज़्यादा बोलती भी नहीं। शीतल इतना दहेज लेकर आई थी कि शांतनु के घर वाले भी रईस हो गए थे। इसीलिए सास ससुर ने शीतल का नाम बदलकर उसे लक्ष्मी कहना शुरू कर दिया था। घर की लक्ष्मी है हमारी शीतल, इसका नाम तो लक्ष्मी ही रख देते हैं। हाँ हाँ, जब से आई है घरवारा न्यारा हो गया है। साइकिल से घूमते थे पहले, अब कार से नहीं उतरते हम। चटाई पर बैठकर खाना खाते थे, पर अब तो डाइनिंग टेबल पर खाए बिना खाना पचता नहीं। धोबी पछाड़ कपड़े धुलवाती थी तुम मुझसे, पर बहू के आते ही वॉशिंग मशीन आ गई है, तो मैं तो 5 साल ज़्यादा जी लूँगा। अरे बस बस, उसकी तारीफ करने के चक्कर में मेरी बुराई तो मत करो। शीतल अब लक्ष्मी हो चुकी थी। शीतल ने अपने पिताजी की पहचान से सिफारिश करवाकर शांतनु की एक बड़ी नौकरी लगवा दी थी। माँ, प्रमोशन होने वाला है मेरा। अरे मेरी आंखों का तारा अब चमकता सितारा हो गया है। नाम रोशन कर दिया बेटा, 1 साल में ही प्रमोशन। अरे वाह जी वाह। माँ, सब लक्ष्मी के पिताजी और लक्ष्मी की वजह से हुआ है। अरे लक्ष्मी तो है ही शुभ, पर बेटा तेरी मेहनत की भी तो दाद देनी पड़ेगी ना। मेहनत? 11 बजे ऑफिस जाना होता है, पर ये पहुंचता है 1 बजे। 8 बजे ऑफिस छूटता है, पर ये तो घर आ जाता है 6 बजे। अरे कई बार तो घर पर टीवी देखने के लिए ऑफिस में बीमारी का बहाना बना लेता है। मेहनत बहुत करता है तुम्हारा बेटा। बहू के पिताजी की पहचान नहीं होती ना, तो लाड साहब को नौकरी से निकाल दिया होता अब तक। अरे चुप करो जी, बहू की तारीफ के चक्कर में मेरे बेटे की बुराई करने लग जाते हो। ससुर जी की बातें सही थी। ये बात लक्ष्मी की सास भी जानती थी, शांतनु भी जानता था और लक्ष्मी भी, क्योंकि जितना आलसी शांतनु है उसका प्रमोशन होना नहीं चाहिए था। पर लक्ष्मी के पिताजी का रौब इतना था कि शांतनु को कोई ऑफिस में कुछ कहता नहीं था। ऑफिस में भी शांतनु ने अपनी आलस की दुकान खोल ली थी। अरे यार, चाय लेकर आओ कोई, काम वाम तो होता रहेगा। ऑफिस में बिस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। आदमी आराम करेगा तभी तो अच्छे से काम करेगा ना। काम कभी ख़त्म थोड़ा होता है, लेकिन ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है, इसलिए जीने पे ध्यान लगाओ, काम पे नहीं। किसी को भी शांतनु का ये एटीट्यूड रास नहीं आता था, पर शांतनु के ससुर ने कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे कि शांतनु को कोई कुछ बोलने से पहले लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता। लेकिन इस समस्या से बड़ी एक समस्या थी लक्ष्मी के साथ। सास ने उसका नाम तो लक्ष्मी रख दिया था, लेकिन उसके साथ बर्ताव बुरा करने लगी थी।
उन्हें लगता घर में आ रहा पैसा उनकी किस्मत और हक का है। अरे लक्ष्मी के पिताजी ने उसके लिए जेवर दिए हैं। तुम्हें राहुल के लिए नई कार खरीदना है तो कम से कम एक बार लक्ष्मी से पूछ तो लो कि उसे अपने जेवर देने हैं या नहीं। अरे सुनो जी, लक्ष्मी का काम होता है घर में आना, घर चलाना नहीं। और राहुल मेरा सबसे छोटा बेटा है, लाड़ से पला है। उसने बोला कि कॉलेज कार से जाएगा तो जाएगा। अरे तुम उसको हवाई जहाज से भेजो, पर लक्ष्मी के जेवर बेचकर मत भेजो। कोई बात नहीं ससुर जी, देवर जी के काम आ रहे हैं ना मेरे जेवर, तो अच्छा ही है। वैसे भी मैं पहनती कहाँ हूँ। हाँ, पहनती तो तुम्हारी सास है, जैसे उसी के बाप ए जी, अब उसी के पिताजी ने बनवाए हो। लक्ष्मी के जेवर बेचकर दूसरे शहर में पढ़ रहे अपने छोटे बेटे राहुल को सास नई कार दिलवा देती है। ऐसे कई मौक़ों पर ससुर जी सास से लक्ष्मी की भलाई की बात तो करते हैं, लेकिन लक्ष्मी ही सास की बात की तरफदारी कर देती। एफडी तुड़वा देते हैं बहू की, एक घर ले लेंगे। घर क्यों लेना है? अरे शांतनु की शादी तो हो गई, राहुल की भी शादी करनी पड़ेगी ना कुछ सालों में। लड़की वाले देखेंगे कि 2 घर है तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा अपना। अरे राहुल की नौकरी लग जाने दो, खुद ही खरीद लेगा कमाकर। मैंने भी तो खुद से कमाकर घर बनाया था, तुम्हारी एफडी तो नहीं तुड़वाई थी मैंने। अरे मेरी तो एफडी थी ही नहीं। वही तो, तुम्हारी तो तब भी एफडी नहीं थी और अब भी नहीं है। ये एफडी तो लक्ष्मी बहू की है और उसे तुम क्यों तोड़ना चाहती हो, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। ससुर जी, मेरा जो कुछ भी है सब सासू माँ का ही है ना। मेरी एफडी घर में ही काम आ रही है, तोड़ लेने दीजिए ना। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। एफडी और जेवर बाद में काम आने वाली चीज़ें होती है, भविष्य का किसी को पता नहीं। पर तुम अपनी सास की मन मर्जी, क्या क्या कहा? मन मर्जी का पालन करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी सास को एफडी तोड़ने देती है, पर सास का बर्ताव लक्ष्मी से अच्छा होने की जगह बिगड़ता ही जाता है। माँ जी, तिजोरी की चाबी दीजिए ना, कुछ काम की पेपर्स रखने हैं। क्या कहा? मुझे दे दो पेपर्स, मैं ही रख दूंगी। तिजोरी के पास ज्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए। माँ जी, मेरे चाचा का परिवार यहाँ एक शादी में आ रहा है, अपने दूसरे घर में रुकवा दें उनको 2 हफ्ते के लिए। अरे इतना पैसा है, फिर भी होटल के पैसे बचाने की जुगाड़ में है वो लोग। मना कर दे बहू, घर कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। रोज कोई ऐसी घटना घटने लगी जिससे लक्ष्मी की निराशा बढ़ती गई। एक दिन सास ससुर टीवी देख रहे होते हैं। माँ जी, मुझे अपने मायके जाना है, मेरे पास जेवर नहीं है। मेरी माँ ने कहा है कि पहन कर आना, मेरे छोटे भाई को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अरे इतने पैसे हैं तुम्हारे पिताजी के पास, इतना नाम चलता है, कोई भी जेवर दे देगा। अरे अपनी माँ से ही मांग लेना। आप ही तो मेरी माँ है ना सासू माँ, और मैंने आपको अपने जेवर दे दिए थे, जिसके बारे मैंने आपसे कभी कुछ नहीं पूछा। आप मुझे क्या पहनने के लिए एक दिन भी जेवर नहीं दे सकती? ए जी, टीवी बंद कर दो और इसी को देख लो, क्या डायलॉग पर डायलॉग मार रही है बहू। एक और सुनाना, कोई करारा वाला डायलॉग। लक्ष्मी बालकनी में जाकर रोने लगती है। ससुर जी लक्ष्मी के पीछे जाते हैं और कहते हैं, बेटा बोलोगी नहीं ना तो आवाज़ दबाएंगे ये लोग, सहती जाओगी तो जुल्म करते जाएंगे लोग। दुनिया की यही फितरत होती है। मैं तुम्हारी वकालत इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी अच्छाई के कारण ही रोना पड़ेगा। पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। 1 हफ्ते बाद नवरात्रि है, पहले दिन पूजा होगी हमारे यहाँ। कहते हैं दुर्गा के 9 रूप थे। बेटा तुम हमेशा लक्ष्मी तो नहीं बने रह सकती, रूप तो बदलना पड़ेगा। और डायलॉग तुम अच्छे बोल ही लेती हो, अभी सुना मैंने, तो आगे तो तुम समझदार हो।
ससुर जी लक्ष्मी को आधी बात समझाकर वहां से चले गए। अगले हफ्ते घरवाले नवरात्रि के पहले दिन अपनी कुल माता काली देवी की पूजा कर रहे होते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। घर में सब कुछ है माँ, तुम भी आ जाओ, घर से बुरी बलाएं टल जाएगी। इतने में ही लक्ष्मी के हाथ से प्रसाद की थाली गिर जाती है और वो कमरे में घूम घूम के नाचने लगती है। आ गई, आ गई, मैं आ गई। लक्ष्मी की जुबान बाहर निकल जाती है। घर वाले डर जाते हैं। कमरे के सामान गिराती हुई लक्ष्मी झटके से काली माता की तस्वीर के सामने गिर जाती है। कौन आ गई लक्ष्मी? लक्ष्मी नहीं, काली, तूने बुलाया था ना बुरी बला टालने के लिए। ले आ गई मैं, ले। जय काली माँ, आप लक्ष्मी को क्यों आई? मैंने सच में थोड़ी ना बुलाया था, बोलने के लिए बुलाया था। लक्ष्मी काली भी बन सकती है, लक्ष्मी काली भी बन सकती है। बुरी बला टालने आई हूँ, बुरी बला टालने आई हूँ मैं। क्या बुरी बला है घर में माँ? तू तेरे कारण तूने घर की लक्ष्मी से सब ले लिया और उसे क्या दिया? सब उसी का है माँ। हाँ, पर काम तेरे आता है। मैं क्या करूँ माँ, बताइए मैं क्या करूँ? अपने पति की सुन, अपने पति की सुन। मैं गई, मैं गई। लक्ष्मी थोड़ी देर आंखें बंद करके वहां पड़ी रहती है। शांतनु उसके चेहरे पर पानी की छींटे डालकर उसे जगाता है। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? इस सामान किसने तोड़ा? सब समझ जाते हैं कि लक्ष्मी को काली माता आई थी और लक्ष्मी को पता भी नहीं चला। पति की बात मानने को कहा है। बोलो जी, क्या करूं मैं? पहले तो लक्ष्मी का नाम वापस शीतल रख दो, वरना ये कभी भी माँ लक्ष्मी से काली बन जाएगी। शीतल नाम रहा तो शीतलता रहेगी। लक्ष्मी यानी शीतल को अपने जेवर दे दो। तिजोरी की चाबी भी देना शुरू करो और सबसे जरूरी बात, उसे इज्जत देना शुरू कर दो, समझी? ससुर की आइडिया और बहू की एक्टिंग की वजह से सास की अकल ठिकाने आ जाती है और शीतल को घर में सबके बराबर इज्जत मिलने लगती है। शशि की बहू पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन शशि नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी बहू की तारीफ करे। बहू पेशे से फैशन डिजाइनर थी, लेकिन शशि की नजर में वो सिर्फ एक सिलाई वाली ही थी। एक दिन, माँ, मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर है, सोच रही हूँ हाँ कर दूं? हाँ हाँ, तू काम कर ले। वैसे भी नवीन के सर पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी है। वो थक जाता है और महीने के आखिर में बचता भी तो कुछ नहीं ना। ठीक कह रही है माँ जी, मैं भी अपना खर्चा खुद ही निकाल लिया करूंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं तो हूं ही, घर देख लिया करूंगी। मेधा नौकरी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बात के ख्याल के साथ कि उसकी सास को ज्यादा काम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। माँ, ये दीपिका है, ये आपके साथ घर के सारे काम में मदद किया करेगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं रखनी कोई काम वाली, मुझे तो अकेले काम करने की आदत है। ठीक है माँ, जैसा सही समझे। शशि मेधा के जाने के बाद किसी रिश्तेदार से बात करते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं, घर का सारा काम मेरे जिम्मे है। शरीर अब बूढ़ी हालत में चलता भी तो नहीं ना। अरे तो बहू को बोला करना कि जाने से पहले पूरा काम करके जाए। मेरी बहू भी तो नौकरी करती है, लेकिन मजाल है कि ऐसे ही घर के बाहर कदम निकाल दे। अरे मेरी बहू तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। हमने तो घर पर ही रहकर हमेशा काम किया,
फिर भी देखो कितने अच्छे से घर चला। शाम को मेधा घर आती है। शशि पानी देते हुए कहती है, आज तो सारा दिन थक गई काम करके। इतना काम किया कि कमर ही टूट गई। कोई बात नहीं माँ, मैं नौकर रख देती हूँ, आप परेशान ना हो। वैसे भी घर के सारे काम के लिए तो नौकर हैं, बस खाना बनाने के लिए हमें कोई चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है। मैं रसोई किसी को नहीं देती। हाँ ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लोगों का और रिश्तेदारों का नजरिया मेधा के लिए बदलने लगा। लोग उसे आलसी और मक्कार समझने लगे। शशि सबके सामने ऐसे पेश आती जैसे वो बेचारी बहू और बेटे के घर में नौकर की तरह है। एक दिन मेधा ने कहा, माँ चलिए, मैं आज आपको एक नई साड़ी दिलवाती हूँ। आज मेरी पहली तनख्वाह आई है, और साथ ही ये लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए। आप घर में रहती हैं तो क्या, आपके पास भी तो पैसे होने चाहिए ना। हाँ चलो, मेरा मन भी बहुत समय से नई साड़ी और सैंडल लेने को कर रहा था। अब घर में रहती हूँ तो क्या, मैं तैयार होकर आती हूँ। मेधा और शशि घर से बाहर निकलकर रास्ते में आते हैं कि तभी एक पड़ोसन प्राची मिल जाती है। अरे बहन, कहाँ चली? बड़ी सुंदर लग रही है। बस सुबह से काम कर करके थक गई थी, तो मेधा ने कहा उसे मार्केट का काम है, साथ चलो। तो मैं बस उसी के साथ बाजार जा रही हूँ। प्राची ने मेधा की तरफ अजीब सा मुंह बनाया और कहा, अरे मेधा, घर के काम से तो तेरा पाला ही नहीं पड़ता। वहाँ तो शशि बहन खटती रहती है, बाजार का तो अकेली कर लिया कर। मेधा को प्राची की बात पर बड़ा गुस्सा आता है। आंटी, पहली बात तो ये कि आपसे किसने कहा कि घर के कामों से मेरा पाला नहीं पड़ता? मैं और माँ रसोई का काम मिलकर करते हैं। क्यों माँ? शशि की तरफ देखते हुए मेधा ने पूछा। शशि हैरान सी परेशान सी होते हुए, अरे माँ बोलिए ना, सब्जी आप बनाती है तो रोटी मैं, डिब्बा आप लगाती है तो नाश्ता मैं, घर की साफ सफाई किए बिना मैं कदम भी बाहर नहीं निकालती। बोलिए ना माँ। प्राची शशि की तरफ हैरानी से देखते हुए, अरे घर के 75 काम होते हैं, कभी घर में रह कर तो देखो, सारा दिन थक जाती हूँ। छोटे बड़े काम, घर पर लोगों का आना जाना, तुम क्या समझो? माँ, मैंने तो आपको उसके लिए भी काम वाली रखने के लिए कहा था, आपने क्यों मना किया फिर? प्राची खड़ी होकर सास बहू की सारी बातें सुन रही थी। अरे मेधा, तू तो बड़ी जबान चलाने वाली है। तेरी माँ की हालत तो देख, तू तो सारा दिन ऐश करती है और घर का सारा काम ये बेचारी देखती है। मेधा ने गुस्से से कहा, आंटी, पहली बात तो ये कि ये हमारे घर का मामला है। दूसरी बात ऐश की, तो मेरा दफ्तर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कमाई का सारा हिस्सा मैं घर पर देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवीन देते हैं, और उतना ही कमाती हूँ जितना कि वो। अब तू अपनी तुलना मेरे बेटे से करेगी? बिल्कुल नहीं माँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सक्षम बनाया है जिससे मैं रहूं, किसी से तुलना ना करूं। और हाँ माँ, जरा ये भी सोचिएगा कि आज तक की कमाई में कितना नवीन ने आपको पैसा दिया, घर खर्च से अलग आपके खुद के लिए। और हाँ प्राची आंटी, हम बाजार मेरे काम के लिए नहीं, बल्कि माँ की नई साड़ी लेने जा रहे थे, क्योंकि आज मेरी सैलरी आई है। शशि अपना पलड़ा हल्का होते देखकर कहती है, अच्छा बहन, चलते हैं, देर हो रही है।
जाओ शशि बहन, लेकिन एक बात सुन लो, बहू भी बेटी की तरह होती है, लेकिन तू तो बहुत भाग्यवान है कि तेरी बहू बेटी नहीं बेटे जैसी है। कमला अनाथ थी। उसकी शादी अपने ही गांव के नरेश से हुई थी। कमला की सास और ननद उसे बहुत तंग करते थे। अरे ओ कमला, कहाँ मर गई? चाय क्या तेरा बाप ला के देगा? माँ, मेरे कपड़े भी अब तक प्रेस नहीं हुए। जाने क्या करती रहती है दिन भर। ये लीजिए मम्मी जी और दीदी, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अगले दिन कमला की सास और ननद उससे झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी नरेश आता है। क्या हो रहा है माँ? मीरा, तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जब से तेरी शादी इस कमला के साथ हुई है, हमारी तो किस्मत ही उलट गई है। काम की न काज की, दुश्मन अन्नाज की। ऐसे मत बोलो माँ, बेचारी दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती है। ओहो, बड़ा आया बीवी का तरफदार। अच्छा ये सब छोड़ो माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अरे क्यों खुशी से पगला जा रहा है? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ माँ, हीरे जैसा लड़का मिला है अपनी मीरा के लिए। क्या? सच? कौन है वो? अपने ग्राम प्रधान की पहचान का कोई है माँ, बहुत बड़े लोग हैं। लड़का शहर में नौकरी करता है। अरे वाह! बस कल वो लोग इसे देखने आएंगे और अगले महीने ही इसका कॉलेज खत्म होते ही इसकी शादी। मीरा और उसकी माँ शादी के सपनों में खो जाते हैं। माँ, मैं शहर में रहूंगी। हाँ मेरी राज दुलारी, अरे वहां तू खूब ऐश और आराम से रहेगी। सारा दिन तेरे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। हाँ हाँ दीदी, भगवान करे आपको शादी के बाद सारे सुख मिले। हाँ हाँ, तू जाके खाना बना और कपड़े भी धो लेना। अगले महीने मीरा की शादी हो जाती है। हाय मेरी इकलौती प्यारी बिटिया ससुराल चली गई, अब मैं कैसे रहूंगी? अरे माँ जी, मैं हूं ना, और फिर दीदी तो आती जाती रहेंगी। अरे तू जा यहाँ से। तू क्या जाने बेटी के जाने के बाद माँ का क्या हाल होता है। न तेरी माँ न मायका। अगले दिन मीरा का फोन आता है। माँ, ये मुझे अपने साथ शहर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहीं गांव में रहूंगी अपने सास ससुर के साथ। क्या? अरे तू वहां अकेली क्या करेगी? पता नहीं माँ, कहते हैं मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करो। क्या? हाय मेरी फूल सी बच्ची। फोन रखती हूँ माँ। मीरा के ससुराल में सुनो बहू, रोज सुबह 5 बजे उठ के घर की सारी साफ सफाई करके हम सबका चाय नाश्ता बना दिया करो। जी माँ जी। जी पापा जी। शाम को मीरा थकान से चूर हो जाती है। हाय, अब मैं क्या करूं? इतना सारा काम अकेले कैसे संभालूं? 2 दिन बाद मीरा का भाई नरेश उसे मायके ले आता है। आइए दीदी, कैसी हैं आप? अब मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। ससुराल में काम कर कर के थक गई हूँ मैं। हाँ हाँ मेरी बिटिया, अब सिर्फ मायके का सुख ले। अरे कितनी दुबली हो गई है मेरी बिटिया। अगली सुबह अरे कमला, जल्दी से सबको चाय नाश्ता दे और बाहर पौधों को पानी दिया कि नहीं? ये लीजिए नाश्ता माँ जी, और हाँ पानी दे दिया था। और कपड़े धुल गए सारे? मीरा के भी कपड़े होंगे। नहीं नहीं माँ, मैंने कपड़े धो लिए थे। क्यों? अरे ये महारानी क्या करेगी दिन भर? अरे माँ, ऐसा मत कहो, मैं अपने ससुराल में दिन भर काम करती हूँ।
अब मुझे भाभी की थकान का एहसास हो रहा है। रात के समय माँ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बोल ना मेरी बिटिया। माँ, मैं ससुराल से थक हार के मायके आई। अब यहाँ से सबका प्यार लेके आराम करके ससुराल जाऊंगी तो वहाँ रहने की, सबका ख्याल रखने की हिम्मत बन जाएगी। सो तो है बिटिया, हम औरतें मायके जाके बिल्कुल ऐसी ही हो जाती हैं जैसे किसी ने फोन की बैटरी चार्ज कर दी हो। तो माँ, भाभी का तो मायका ही नहीं है ना, वो यहाँ सब कुछ करती रहती हैं, किसी को फ़ोन करके रो भी नहीं सकती। बात तो तेरी सही है बिटिया, मैं कितने भी ताने मारूं, काम तो बहुत करती है। क्यों ना माँ, तुम ही भाभी की माँ बन जाओ, यहीं उनका मायका ससुराल दोनों बना दो। अगली सुबह ये लीजिए माँ जी, नाश्ता। मैं पेड़ों में पानी देकर आती हूँ। अरे वो मैं दे दूंगी बिटिया, तू इधर आ, पहले साथ बैठकर नाश्ता कर ले। माँ जी, आपने मुझे बिटिया कहा? हाँ, आज से मैं तेरी माँ जी नहीं, माँ हूँ और तू मेरी बिटिया। आ बिटिया, इधर आ। शिक्षा, अपने आसपास सभी की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए।